मेरे सम्मानित प्रिय, चलिए अब मैं बात करने जा रहा हूं जो टारगेट के बच्चे हैं, यानी कि जो इस बार पीटी देंगे। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बार आपके पीटी का जो हमने तय किया है मानक, वो एकदम आराम से पढ़ना है, क्योंकि आपको एकदम क्लियर कंसेप्ट आपका होना चाहिए। आपको पीटी में जो फर्स्ट एंट्री यानी पहला जो हम सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो दो महत्वपूर्ण है जिससे सवाल आपका बनेगा, तो आपको क्वेश्चन गलत होने का चांसेस कम होगा। एक है मॉडर्न हिस्ट्री और दूसरा है इंडियन पॉलिटी। ध्यान दीजिएगा, इंडियन पॉलिटी एक्चुअली है क्या कि ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों का संबंध है। अगर मॉडर्न इंडिया के बाद आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे तो आपको मजा आएगा, क्योंकि दोनों का एक इंटरेक्शन है, तो इंटरेक्शन को समझिए। तो अगर ये दो सब्जेक्ट आपका क्लियर होता है, क्योंकि देखिए आपके पास सवाल, देखिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो तैयारी को तैयारी की तरह कीजिए। तैयारी को ये नहीं कीजिए सर कुछ भी पढ़ लिए बस चीजों को ढूंढ रहे हैं। सवाल तो जितना बताएंगे सवाल उसी से पूछ रहा है, लेकिन आपको रेडी रहना पड़ेगा। अब आपके पास 100 जीएस पूछ रहा है, तो 100 में आपके पास कितना क्वेश्चन करंट अफेयर्स आ रहा है, 25 दे दीजिए, तो रेस्ट आपके पास कितना बच रहा है, 75। और ये दोनों खंड मिल करके कम से कम 12 से 15 सवाल तो आपका पूछेगा, ज्यादा भी पूछ सकता है, 20 तक पूछ सकता है, सिर्फ मॉडर्न इंडिया और इंडियन पॉलिटी। तो हमारा कंसंट्रेशन इन दोनों सब्जेक्ट पर अच्छा होना चाहिए, और ये दोनों अच्छा हो जाएगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी देगा। ठीक है, तो हम पिछले क्लास में बात किए थे, मैंने मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर दिया है, तो मैं चाह रहा था कि फिर से एक बार थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि मैं करने क्या जा रहा हूं। अब क्या है कि ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग इसके अप्रोच पर काम कर रहे हैं। तो अप्रोच में हमने कहा था कि अगर आधुनिक भारतीय इतिहास शुरू करना है, मॉडर्न इंडिया को स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को इसका एक कंसेप्ट तैयार करना होगा, क्योंकि आप रट करके किसी चीज को अपने पास बहुत दिनों तक नहीं रख पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसका कंसेप्ट रेडी किए थे, आपको पता भी होगा। हमने कहा था कि कुछ नहीं कहिए कि आधुनिक भारतीय इतिहास में एक हम लोग को बेस मानना है, मान सकते हैं ये बेस है, एकदम साइंटिफिक पढ़ना है। बोलता है इस बेस को, यानी ये बेस का नाम है मॉडर्न इंडिया, और ये बेस जहां पे खत्म होगा ना, जहां पे हम मॉडर्न इंडिया का बेस खत्म करेंगे, वहीं से हम लोग का भारतीय संविधान यानी पॉलिटी की शुरुआत हो जाएगी। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कैसे पढ़ना है भाई, तो सबसे पहले एक स्टिक लेंगे, सबसे पहला स्टिक होगा। स्टिक का मतलब है कि हम एक एक स्टिक पर बात करेंगे, और स्टिक पर करेंगे तो ज्यादा आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो बोलता है कि पहले स्टिक में हम लोग को देखना क्या है कि सबसे पहले हम लोग को देखना है कि भाई भारत में सबसे पहले एंट्री किसकी हुई। तो 1498 में हुआ किसका, पुर्तगाली का। 1600 में कंपनी के तौर पर किसका हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1602 में किसका हुआ, डच का, हॉलैंड निवासी डच का। 1616 में किसका हुआ, डेनिस का। 1664 में किसका हुआ, फ्रांसीसी का। और लास्ट में 1731 में एंट्री हुई स्वीडिश का। तो ये क्रम रहा हमारे यहां विदेशियों के आगमन का। इस तरह से हम लोग के यहां हमारे देश में एंट्री की। अब क्या था कि पहले आप जानना चाहिएगा कि 1498 में पुर्तगाली आया, तो पुर्तगाली का क्या कंसेप्ट था, भारत क्यों आया, किस वजह से आया। तो थोड़ा सा ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखिएगा। ये आपका इंडिया का मैप है, और आपको पता है कि ये जो पोजीशन आपका है, ध्यान देना है, ये जो पोजीशन है ये आपका पोजीशन है केरला का, और ये वेस्टर्न साइड है, और ये पोजीशन आपका है तमिलनाडु का। ठीक है, और इस चीज को अगर इधर देखिएगा, इधर आपका बे ऑफ बंगाल का पोजीशन है, इधर अरबियन सी का पोजीशन है, और इस तरह से राउंड अप में हिंद महासागर का पूरा पोजीशन आपको दिखता है। तो आपको लगेगा ग्लास में पेनिनसुलर इंडिया डूबा हुआ है, उसको डुबा के कोई रखा हुआ है। तो यहां पर से जो एंट्री हुई, तो जब एंट्री पहली बार कोई ना कोई आएगा ही, तो कहा जाता है एक नाम था केप ऑफ गुड होप्स, बहुत फेमस नाम है केप ऑफ गुड होप्स, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में उत्तम आशा अंतरिप।
उत्तमासा अंतरिक्ष, केप ऑफ गुड होप्स जिसको उत्तमासा अंतरिक्ष बोलते हैं, और इसके खोजकर्ता का नाम है, ध्यान दीजिएगा, इसके खोजकर्ता का नाम है बार्थेलेम्यू डियाज। ध्यान रखना है कि एक रास्ता था जिसको उत्तमासा अंतरिक्ष कहा गया और इसकी खोजकर्ता का नाम है बार्थेलेम्यू डियाज। जिस रास्ते की खोज बार्थेलेम्यू डियाज ने किया था उसी रास्ते से वास्को डी गामा की एंट्री हो गई, कहां पे? केरल। और केरल के जिस तट पे हुआ, उस तट जहां पर हुआ था ये, इस तट केरल के जिस तट पर एंट्री हुआ, तो वहां के उस वक्त राजा थे राजा जमोरिन। राजा जमोरिन ने विदेशी समझ के काफी भव्य स्वागत किया, और ये जब स्वागत हुआ तो उसे भी बेहतर लगा कि चलो एक ऐसा उपमहाद्वीप है जहां पर व्यापार करने के संसाधन बेहतर हो सकते हैं। तो सबसे पहली बार एंट्री हुआ, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, सिंगल ज्यादा बात होगी और चीजों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो पहले स्टिक में 1498 की बात हुई। अगर हम लोग इसी तरह सभी स्टेप पर बात करते चले जाएं तो इस पर विश्लेषण हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी पर टोटल डिटेल हम लोग कर दिए, सारा डिटेल हम लोग निकाल दिए 1600 ईस्वी का, तो पक्का है कि भारत में आजादी की पूरी दास्तां कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें इस तथ्यों पर अभी टकराना नहीं है, हमें पहले चीजों को समझना है, पहले इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करना है। और देखो, हम मॉडर्न इंडिया को पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाएंगे। ये जो सोचोगे ना कि आगे कुछ कहेंगे, कल हम लोग पूछा पूछी करेंगे, कल आप लोग याद करके आइएगा, 2 पन्ना आप लोग को देते हैं, कल क्वेश्चन पूछेंगे, शुरू से पूछेंगे, बहुत सारा देखते होंगे। कभी कभी कुछ बच्चा आपस में कहता है कि भाई 2 पेज तुम याद करना, 2 पेज हम याद करेंगे। और जब बच्चा एक दूसरे से पूछना शुरू करता है तो जो बच्चा तेज रहा तो 20 से पूछ दिया क्वेश्चन, तो पहला वाला बच्चा बोलता है कि नहीं नहीं हम शुरू से याद किए। कारण क्या? उसने प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया, उसका सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन किस पर हो गया? आंसर पर, कि भाई आंसर क्या है। तो ध्यान रखना है कि समान अध्ययन को, नाम है इसका जनरल स्टडी, इसका नाम डीप स्टडी नहीं है, बहुत गहन अध्ययन नहीं करना है। एक समान आपका अप्रोच होना चाहिए और सभी सब्जेक्ट पर समान रूप से आपका अधिकार होना चाहिए। तो कहता है कि समान अध्ययन को अपने पास कंट्रोल करने के लिए आपका अप्रोच एकदम वैज्ञानिक होना चाहिए, एकदम ऐसे चीजों को पढ़िए जिससे आपको लगे कि हाँ ये मेरा चीज है और इसे मुझे जानना है और मैं मेरे तक बहुत अच्छा अप्रोच इसका हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कहीं उसमें कुछ दिक्कत करने की बात है नहीं। तो अब हम लोग दूसरे लाइन पर बात करते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा आप लोग को। देखिए क्या है, पहला स्टिक के बारे में तो आप समझ गए, ये स्टिक तो समझ गए। इस स्टिक को हम लोग बोलते हैं दैट इज द यूरोपियों का आगमन। जितना बार लिखिएगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, यहीं पर अब बोर्ड पर ही क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग बोलिए, 1498 में कौन? पुर्तगाली। 1600 में कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 में कौन? डच। 1616 में कौन? डेनिश, डेनमार्क का। 1664 में कौन? फ्रांसीसी। और लास्ट में कौन? 1731 में स्वीडिश। ये लोग आए। कहने का मतलब है कि इन सभी का भारतीय उपमहाद्वीप में आने का कुछ ना कुछ वजह होगा, और इसका एकमात्र वजह था दैट इज द ट्रेड। ये व्यापार करना चाह रहे थे, व्यापार था। लेकिन चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक अप्रोच था, वो तो जानता था कि हम कैसे अपने अप्रोच को आगे कर सकते हैं, कैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजों को ला सकते हैं। देखा इसने सबसे पहले अपने पैरेलल सिचुएशन को देखा, इसको इक्वल टू कीजिए, इक्वल टू का सेक्शन, अपने पैरेलल सिचुएशन पे ये जानना चाह कि हमारे पैरेलल क्या चल रहा है। जब इसने पैरेलल ध्यान दिया तो पता चला कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुगल बादशाह सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहा था, बहुत सारे सूबे में बटे हुआ था और सारा सूबा रेवेन्यू कलेक्ट करके शासक को दिया करता था, बादशाह को दिया करता था, और बादशाह अपने उस कोष से पूरे हिंदुस्तान को चलाने का काम करते थे। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, इसके बाद जितने भी मुगल बादशाह हुए, वो कोई ऐसे मुगल बादशाह नहीं रहे जो अपने प्रशासन को बहुत अच्छे तरीके से चला पाए। कहने का मतलब है कि इसके बाद कमजोर शासकों की कड़ी शुरू हो गई, वो शासक जो किसी तरह से टैकल कर ही नहीं पा रहा था। खुद सोचिएगा, इधर यूरोपियों का आगमन हो गया, इधर कमजोर शासकों की शुरुआत हो गई, और इसमें से एक बहुत तेज टाइप का था जिसकी आदत में शामिल थी कि किसी देश पे जाओ, वहां पे ट्रेड का काम करो और धीरे धीरे अपनी औपनिवेशिकता को, कॉलोनिज्म को स्थापित करो। बहुत अच्छी बात है, अगर स्थापित कीजिएगा तो वो तो मौके की तलाश में, अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को देखना चाह रहा था कि कब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अपने कामों को हम आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत अब देखिए 1707 के बाद पहला शासक बना
जिसका नाम था बहादुर शाह प्रथम, या शाह आलम प्रथम भी बोलते हैं, या फिर मुअज्जम भी बोलते हैं। वो सब इस चक्कर में आपको पढ़ना नहीं क्या नाम था। ये सारे का जो क्रम था उसमें से अगर एक भी कोई ऐसे होते जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर पाते तो शायद अगर जो विदेशी की एंट्री हुई थी, जो फॉरेनर हमारे यहाँ ट्रेड के माध्यम से आए थे, वो कभी जरूरत भी नहीं करता कि हिंदुस्तान में अपने आप को स्थापित करना। लेकिन चूंकि ब्रिटेन के आदत में शामिल था, जिस किसी भी देश में गया पहले ट्रेड के माध्यम से गया और धीरे धीरे उसके प्रशासनिक व्यवस्था में अपने आप को शामिल किया और राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल सीन में अपने आप को शामिल कर लिया। और यही बात किया था ब्रिटेन ने इंडिया में आकर के। अब देखिए इसके पीछे क्या वजह है, कंडीशन कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो थोड़ा कंडीशन इसी का बी कंडीशन बता रहे हैं, इसको ए कंडीशन मानिए, इसको बी कंडीशन। इसी में जितने भी शासक हुए उनमें से एक शासक 1717 में, ध्यान रखिएगा 1717 में एक शासक का नाम था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर एक शासक था जो किसी घाव से पीड़ित था और इससे एक शिष्टमंडल मिलने गया। उसमें हैमिल्टन नाम का एक डॉक्टर था जो मिलने गया था और ये किसी घाव से पीड़ित था। वो हैमिल्टन एक अच्छा सर्जन था जिसने इसके घाव को ठीक कर दिया। फर्रुखसियर का जा क्या रहा था, उसने क्या किया, एक शाही फरमान निकाल करके अंग्रेजों को इधर मुखातिब करा दिया बंगाल की तरफ। कहा जाइए बंगाल में भी आप ट्रेड का काम शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुस्तान तो मुगल का है। आपको पता है कि मुगल भी असॉल्टर ही थे, बाहर से आकर के हम लोग के यहाँ आक्रमण करके अपने आप को स्थापित किए थे। जिस किसी की बात करें या दिल्ली सल्तनत की बात करें बीच में, तो दिल्ली सल्तनत भी ऐसा कुछ नहीं था। मोहम्मद गोरी जाते जाते अपने कार्यों को अंजाम देके गया कुतुबुद्दीन ऐबक के रूप में। बाबर आए, बाबर यहाँ पर आक्रमण किया, यहाँ के लोग, यहाँ के फूट डालो शासन को रुकनी थी तब भी थी, उसका फायदा उठाया और मुगल बादशाह को स्थापित किया। तो कहने का मतलब है कि फर्रुखसियर उस समय बादशाह था, तो बादशाह की बादशाहत चल रही थी और इस तरह से उसके घाव के ठीक होने के क्रम में उसने कहा शिष्टमंडल को कि जाइए आप बंगाल में अपने ट्रेड का काम कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और कहा जाता है कि यही अंग्रेजों के लिए एक महाधिकार पत्र था, एक मैग्ना कार्टा था ट्रेड के मामले में। कि चलिए ऐसे महाधिकार पत्र के बारे में जब चर्चा होगी तो एलिजाबेथ ने सबसे पहले 31 दिसंबर 1600 को एक मैग्ना कार्टा यानी महाधिकार दिया था कि जाइए आप भारत में व्यापार करने का काम कीजिए। पहले ये था 15 साल के लिए, उसको बढ़ा करके 20 साल कर दिया गया। तो ये क्रम जारी रहा। लेकिन हम चूंकि मॉडर्न इंडिया के अप्रोच पर जा रहे हैं, पहले उसकी साइंटिफिक नेचर में अपने आप को एंट्री कराना चाह रहे हैं, तो हम लोग का नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए। अब क्या है कि जब बंगाल पहुंचा तो मैंने पहले भी कहा था कि मुगल बादशाह जिस समय उसकी बादशाहत थी उसमें बहुत सारे सूबों में बटा था। सूबा मतलब दैट इज द टाइप्स ऑफ द प्रोविंस, छोटे छोटे प्रोविंस में बटे थे। तो प्रोविंस को चलाने के लिए कोई ना कोई उत्तराधिकारी तो होगा। जैसे उस प्रोविंस में जो परफॉर्मर अच्छा होगा उसे दे दिया, चलिए आप रेवेन्यू का काम देखिए, ये अच्छा परफॉर्मर, चलिए आप एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखिए। दिक्कत इस बात की थी कि औरंगजेब ने बंगाल में जिस व्यक्ति को दिया था काम उसे दोनों पद दे दिया था। यही एक बहुत बड़ी गलती थी। उसका नाम था मुर्शिद कुली खां। उसे दीवानी का अधिकार यानी रेवेन्यू का भी अधिकार दे दिया और फौजदारी का अधिकार यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी अधिकार उसी के हाथों में दे दिया। जब दो कंसंट्रेट अथॉरिटी एक के हाथों में दीजिएगा तो उसके कार्य करने की क्षमता जो होती है, उसके कार्य करने के प्रारूप में थोड़ा बदलाव आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि रेवेन्यू का सारा सेक्शन मेरे पास ही है और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव का जोन है वो भी मेरे पास है, तो हम जिस तरह से चाहें उसको टैकल कर सके। और इस तरह से अब बंगाल में दो सिस्टम की एंट्री हो गई। बंगाल में एक तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हो गई फर्रुखसियर के शाही फरमान के बाद, और इधर ऑलरेडी बंगाल के नवाब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। और इस क्रम में स्वतंत्र घोषित करने वाला था जो बंगाल का नवाब, उसका नाम था मुर्शिद कुली खां। तो इधर क्या किया कि मुर्शिद कुली खां ने भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अब जो कल तक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन मुगलों की चल रही थी, आज प्रोविंस में आकर के वो इसकी ताकत तो कमजोर हुई ही, साथ ही साथ जिस प्रोविंस की ताकत मजबूत हुई थी उसके पीछे भी अंग्रेज आकर के लग गए। अब आपके पास तो ये इन चीजों को समझ ही पा रहे होंगे, ये बात तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि अब यहां पर करने क्या जा रहा है। समझिएगा, अब जब इसको मौका मिला तो पक्का है कि इधर ईस्ट इंडिया कंपनी और इधर बंगाल के जो नवाब थे उस दोनों के बीच में तो राइवल होना ही था और इन दोनों में अपनी वर्चस्वता की लड़ाई होगी। और यही लड़ाई का एक बहुत बड़ा अंजाम हम लोग के सामने देखने को मिला।
कहा जाता है कि इन दोनों लड़ाई का नतीजा हम लोग देखे थे 1757 के पलासी युद्ध में और 1764 के बक्सर युद्ध में। काफी फेमस ये युद्ध रहा। कहा जाता है कि 1757 के जो पलासी की लड़ाई हुई वो सिराजुद्दौला के साथ हुई थी और सिराजुद्दौला की उसमें हार हो गई, क्योंकि सिराजुद्दौला के भीतर के लोग ही कॉन्स्पायरेसी करना शुरू कर दिए थे, षड्यंत्र करना शुरू कर दिए थे। उस षड्यंत्रकारी में शामिल था जो लोग शामिल थे उसके खुद की मौसी, बड़ा अटपटा नाम है, घसीटी बेगम, और उस घसीटी बेगम का पुत्र शौकत अली जो पूर्णिया का शासक था। ये सारे लोग इसके षड्यंत्र में शामिल थे। साथ ही साथ इसका जो सेनापति उस समय था मीर जाफर, वो भी इसके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति के इंटरनल कॉन्स्पायरेसी शुरू हो जाएगी वो कितना भी ताकतवर होगा वो कहीं ना कहीं जाके कमजोर पड़ेगा ही, और इसका अंग्रेजों ने काफी फायदा भी उठाया। 1757 की हार कोई बहुत बड़ी हार नहीं थी, उसे हम लोग एक मात्र समझ रहे थे कि युद्ध था अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों की बात थी। लेकिन 1764 के युद्ध ने इस चीज का पूरा तख्ता ही पलट दिया। 1764 के बक्सर युद्ध में अब क्या स्थिति हो गई थी कि 1764 में 1764 के बक्सर युद्ध में इस बार बंगाल के नवाब, मुगल बादशाह और अवध के नवाब, इन तीनों ने मिलकर के फाइट कर दिया अंग्रेजों के साथ। जब फाइट हुआ तो 1764 के युद्ध में इन तीनों की फिर से हार हो गई और इस तरह से उत्तर भारत में पूरी तरह से अंग्रेज अपने आप को काबीज कर लिए। और जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को काबीज कर लिया तब ब्रिटेन चुप रहने वाला कहां था। अब देखिए ब्रिटेन ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे 1757 पलासी का युद्ध और 1764 का बक्सर युद्ध, इन दोनों में भारतीयों की हार हो गई। इसके बाद से अब क्या था कि पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी अब अपने मूड में आ गई। जो कल तक नवाब था उसको भी पेंशन पे रख लिया, बंगाल के नवाब को, और जो कल तक मुगल बादशाह था उसको भी अपने पेंशन पे रख लिया। यानी कह सकते हैं कि मुगल काल का भी रिटायरमेंट हो चुका था और बंगाल के नवाबों का भी रिटायरमेंट हो चुका था। जब रिटायरमेंट होगा तो पक्का है कि कोई ना कोई काबिज होगा। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी को अकेले कहां छोड़ने वाली थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आया कहां था, ब्रिटेन से, और ब्रिटेन भी इस पर अपना गाइडलाइन रखा हुआ था कि भाई कर क्या रहा है। अब ब्रिटेन को पता चल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार का काम नहीं कर रही है बल्कि अपने साम्राज्य को बढ़ा रही है। जो कॉलोनिज्म का कंसेप्ट है, जो औपनिवेशिकवाद का जो कंसेप्ट है, उसको कहीं ना कहीं ये प्रोसीड कर रही है। और इस प्रोसेस में उसे समझ में आ गया कि अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कोई ना कोई नियम बनाना पड़ेगा, और नियम बनाना शुरू किया। सबसे पहले बनाया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स, 1919 का मांटेंगी चेम्सफोर्ड रिपोर्ट और 1935 का भारत शासन अधिनियम। यानी इस तरह से ये ब्रिटेन टाइम टू टाइम इसके नियम के बदलाव को लाना शुरू कर दिया। आप समझ सकते हैं कि देखिए कैसा कंट्रोलिंग चल रहा था। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी करती, ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरे पावर के कंट्रोलिंग के लिए ब्रिटेन काम करना शुरू कर दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि तुम चुपचाप से अपना काम करते रहो, तुम्हारी पूरी रूल रेगुलेशन अब हम बनाएंगे और हमारे रूल रेगुलेशन पे तुमको चलना है। हम यहां पर देख लीजिए, यानी अब आपका स्टिक जो है, स्टिक आपको क्या बता रहा है, स्टिक आपका पक्का बात बता रहा है कि ये अगर ये आपका स्टिक है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये स्टिक है तो इस स्टिक में पहले आप यूरोपियों की एंट्री कर लिए, कमजोर कड़ी को देख लिए, कमजोर कड़ी के बने प्रांतों को आपने खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद आपने, जब ये खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने नियम बनाया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, लास्ट में 1935 के भारत सरकार अधिनियम। जब ये नियम बना तो पक्का था इस नियम को चलाने के लिए कोई ना कोई गवर्नर जनरल तो आएगा ना। तो कहा जाता है कि पहले बंगाल के जो गवर्नर थे वो हो गए बंगाल के गवर्नर जनरल, और इस पद पर एंट्री हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स का। किसका हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स का। कहा जाता है कि जो कल तक बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, और इस काम को करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को यूज किया। फिर 1833 में क्या किया
कि कल तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया, और इस पद पर एंट्री हुई विलियम बेंटिंक की। नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक की एंट्री हो गई। और फिर 1858 के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट में जो कल तक भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल के कर दिया भारत का वायसराय। भारत का वायसराय, और इस पर एंट्री हो गई कैनिंग की, लॉर्ड कैनिंग की। तो कहने का मतलब है कि टाइम टू टाइम नियम को बदल करके नियम के अनुरूप उन चीजों का नामकरण भी चेंज कर दिया गया, और जो लोग आए गवर्नर जनरल यहां पर कार्य करने के लिए वो किसी ना किसी एक्ट के माध्यम से ही यहां पर काम कर रहे थे। तो पक्का था कि अगर ये लोग बेहतर काम किए तो हम लोग तो अप्रिशिएट भी किए, और गलत काम करेंगे तो इसके खिलाफ हम लोग करेंगे आंदोलन। अब पूछेगा कि आंदोलन का हम लोग का स्वरूप कैसा रहेगा, तो बोला कि अगर ये लोग सभी लोग आएंगे तो पक्का हम लोग इस पर काम करेंगे। और जब हम लोग काम शुरू किए तो हम लोग का दो काम शुरू हुआ, एक जो हम लोग सरफेस पर करेंगे, और एक जो हम लोग संस्थागत तौर पर करेंगे। जो संस्थागत होगा वो हम लोग का है दैट इज द कांग्रेस, और जो सरफेस पर करेंगे वो करेंगे 1905 के बंगाल विभाजन से लेकर 1947 देश की आजादी तक। यही तो इंफ्रास्ट्रक्चर है मॉडर्न इंडिया का। और इसी जितना आसानी से आपको पता है उतना आसानी से ये अभी कलर भराएगा नहीं, हर एक स्टिक पर काम होगा। बाद में स्टिक को इकट्ठा करके एकदम झाड़ू दे करके पूरे मॉडर्न इंडिया को खत्म कर देंगे। दैट इज द मेन अप्रोच, दैट इज द परफेक्ट आइडियोलॉजी। और पहले फिर से बता रहा हूं कि मैं जो ये आइडियोलॉजी को बता रहा हूं ना, अगर इसके बाद किसी ने पढ़ाया तो मेरी कॉपी होगी, क्योंकि ये आइडियोलॉजी कंप्लीट मेरा एक अपना प्रैक्टिकल है, मेरा अपना एक थाउट है। मैंने इसे किसी का कॉपी नहीं किया है, बल्कि अगर इसके बाद अगर ये स्टिक मेथड से कोई मॉडर्न इंडिया पढ़ाता है तो निश्चित तौर पर हमारी ही कॉपी होगी। इसलिए आराम से पढ़िए, खुले दिमाग से पढ़िए, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और मुझे पता है कि सवाल यहीं से पूछा जाता है, और मुझे यह भी पता है कि सवाल कैसा पूछा जाता है। जय हिंद, जय भारत।